Hi, welcome back in this ongoing series of the course उत्साह जिसमें हम क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। तो हम अभी चैप्टर नंबर 6 में हैं और चैप्टर 6 के लेक्चर नंबर 5 यानी कि 6E में आज करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट होगा 6F, जिसमें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस लेक्चर में इन पर्टिकुलर हम करने वाले हैं एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हम कैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन सब टॉपिक्स के आधार पे आज का लेक्चर होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमें यहाँ पे जाना है। एक्चुअली द कैमरा इज़ हियर एंड दिस इज द मॉनिटर ऑन विच आई एम राइटिंग। तो ये मॉनिटर रिकॉर्ड हो रहा है और कैमरा इधर है। सो आई एम टॉकिंग टू यू बट राइटिंग ऑन दिस मॉनिटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा में इनफैक्ट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एक्सट्रीम वैल्यू दो तरीके हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का क्या होगा एंड द मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि हमने कोई ग्राफ लिया लाइक दिस और हमने कहा कि ओके नॉट लाइक दैट, लेट्स से आई हैव टेकन दिस ग्राफ। किसी फंक्शन के बारे में केवल बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने कहा कि कोई एक फंक्शन है जो कि ऐसा है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया और मैंने आपसे पूछा कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपका जवाब क्या होगा? इट इज़ वेरी सिंपल, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा इस वर्टेक्स पे। और उसी तरीके से अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए तो आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसका इस वर्टेक्स पे होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसे कुछ होते हैं जिसके पास उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पहले से है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन्हीं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कम्बाइंडली कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन अब बात आती है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हमारे पास ये बेसिक आइडिया या फिर इंट्यूटिव आइडिया है कि किसी फंक्शन के पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। अगर उसके पास एक्चुअली है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करने से पहले डिफाइन कैसे करेंगे ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू को कैसे डिफाइन करता हूँ समझिए। कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा ना, उस फंक्शन के पास उसका अपना एक डोमेन होगा। सो लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन आई। कोई भी एक इसका हम डोमेन लेते हैं डिफाइंड इन इंटरवल आई। अब इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होना तय है, अगर है तो उसके पास। तो इस मैक्सिमम वैल्यू के एग्जिस्टेंस के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए, इसके पास अगर मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक के पास, इसका मतलब कि कोई एक नंबर एक्स एक्सिस पे ए होगा जहाँ पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज एफ है, बाकी सारी वैल्यूज से बड़ी होगी, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक फंक्शन डिफाइन है इन ए एंड देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आई। इस इंटरवल में यानी कि इसके डोमेन में एक ऐसा नंबर ए जरूर होगा जहाँ पे सो वी कैन से सच दैट हम क्या देख पा रहे हैं, एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। लेट मी नॉट राइट ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट मी राइट ओनली greater than. So fa is greater than fa is greater than fx for all x belongs to I। मतलब कि इस इंटरवल के जितने भी बाकी नंबर्स हैं उनमें अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के जितने नंबर्स हैं इसमें सब पे वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा फंक्शन की, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी? ए पे। तो ये कहा जाए कि फंक्शन के पास ये मैक्सिमम वैल्यू है। In a similar way, if you have to define a minimum value, so what do you do? Minimum value को करने का तरीका क्या है? फिर से आप कैसे डिफाइन कीजिएगा कि there exists, उसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, a belongs to I such that, अब हम क्या कर देंगे, इस इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देंगे जिससे कि एफ ए हमेशा छोटा हो जाए बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस क्वाड्रेटिक में। करेक्ट और नॉट?
तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस फंक्शन के नेचर, बिहेवियर और उसके डोमेन और रेंज के आधार पे उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पे कैलकुलस की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले हम उस पर जाएंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर में ऐसे किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं जिनको एक्चुअली बिना डिफ्रेंशिएट किए हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक है, आपने 11th क्लास में रेंज और डोमेन को फाइंड आउट करना सीखा होगा किसी फंक्शन के लिए। तो जैसे हम किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करते हैं, एक्चुअली हम वहाँ से उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके पास एक्चुअली बिल्कुल ऐसा बिहेवियर है इन फंक्शन के पास, जिसके पास मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, और इसको बिना डिफ्रेंशिएट किए हम प्रयास करेंगे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर पाएँ। तो यहाँ देखिए, और वहाँ पे हम ये भी अप्लाई करें कि जो हमने अभी डेफिनेशन लिया है फंक्शन और मिनिमम का, जो डिफ़ाइन किया है अपनी समझ से, ये एक्चुअली इस पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैंने ये दूसरा कलर, ये कलर लेना चाहिए था, ओके। तो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 1। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फंक्शन f है फर्स्ट पार्ट में, ये R टू R डिफाइंड है। सारे फंक्शन को मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, सपोज कीजिए R टू R डिफाइंड है। तो अभी क्या कहा गया था कि एक फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा, उस डोमेन के जितने भी नंबर्स होंगे, उन नंबर्स पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे तो उसमें एक ऐसा जरूर नंबर होगा जहाँ की फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू के से बड़ी होगी तो मैक्सिमम होगा, अगर छोटी हो जाएगी तो मिनिमम हो जाएगा। तो हम इसको इस फंक्शन के बिल्कुल डेफिनेशन के आधार पे इसको लेके चलेंगे। तो मान लेते हैं कि जो x² है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप x² के बारे में क्या कह सकते हो कि जितने भी x रियल नंबर के हैं उसमें अगर x² किया जाए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट नॉट? यस, हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए तो, और उसमें अगर आप 3 मल्टीप्लाई भी कर देते हो सो डजंट मैटर, ये भी तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी। और फिर आप इसमें 3x² में 1 ऐड कर लोगे तो यू विल गेट व्हाट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या देख पा रहे हो कि जितने भी x हैं उन सभी x के लिए 3x² + 1 यानी कि इंटायरली जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर मिनिमम वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई? वी डोंट नो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिट हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू क्या है, f हैज़ मिनिमम वैल्यू, ये f हैज़ थोड़ा सा पास हो गया, f हैज़ मिनिमम एट एंड एक्चुअली कैसे हम पता करेंगे किस पॉइंट पे है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इसका पॉइंट फाइंड करें क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू 1 कब अटेन करेगा, किस x पे। अगर x की वैल्यू आप 0 डालोगे तब होगा। तो आप लिख सकते हो कि एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 1, करेक्ट। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो मैक्स, यानी कि नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तरीका है कि किसी फंक्शन को बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने रेंज फाइंड करना सीखा है क्लास 11th में, उसी तरीके से इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंपल है ये भी, क्योंकि हमें पता है। फिर से हम लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ मॉड ऑफ x + 1 जो होगा वो हमेशा हो जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, करेक्ट है नॉट? बिकॉज आपको पता है कि मॉड x + 1 का जो ग्राफ होगा वो वी शेप का होता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। और जब इसमें माइनस का साइन आप मल्टीप्लाई कीजिएगा सो यू विल गेट दैट कि जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। और उसमें आप जब +5 ऐड कीजिएगा, मीन्स 5 ऐड कीजिएगा, तो यू विल गेट दैट कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस फंक्शन के पास यानी कि g हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड नो मिनिमम वैल्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं। तीसरे पार्ट पे आते हैं, इसको पहले नीचे कर दूं। तीसरा पार्ट है साइन x। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन x की जो वैल्यू होती है
वो हमेशा 1 से छोटी और -1 से बड़ी होती है। और ये कब होता है? जब कोई भी आप x डालोगे तब भी होगा। मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर साइन x इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में, तो ये हो जाएगा साइन x + 7। और यहाँ भी यहाँ मैं 7 ऐड करूँगा और इधर भी 7 ऐड करूँगा, तो यहाँ बन जाएगा साइन x + 7 फिर से एक फंक्शन जो कि hx हम कह रहे थे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू मिली वो मिल गई 6। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे समझा दूं कि ये मिन है इस फंक्शन का और ये मैक्स है। तो आपने देखा कि किसी भी फंक्शन के लिए कोई एक मैक्सिमम खाली हो सकता है, कोई एक मिनिमम खाली हो सकता है, किसी फंक्शन के पास दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या है। अब हम चलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे, और फिर वहाँ समझेंगे कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक हम ग्राफ लेते हैं और ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए फिर से हम ट्राई करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को हम डिफाइन कर सकें। ऑब्जर्व करके आप खुद से अपना डेफिनेशन तैयार करने का प्रयास कीजिए। एंड इफ़ यू फील दैट कि जो बुक का डेफिनेशन है या फिर जो भी अच्छा डेफिनेशन हो सकता है उससे आपका डेफिनेशन बिल्कुल मैच कर रहा है या फिर बहुत ही क्लोज है उस डेफिनेशन के, सो यू हैव टू बी हैप्पी कि यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स इफेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे देखिए लोकल मैक्स और लोकल मीन की बात क्या है। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि इस पूरे ग्राफ में अप्स एंड डाउन्स आपको दिख रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि आप इस लोकेलिटी में हो, यहाँ से यहाँ तक के, तो इस लोकेलिटी में आप पाओगे कि ये जो भाई साहब इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ए है, इस पॉइंट ए पे इस फंक्शन का इस लोकेलिटी में एक मिनिमम मिल रहा है। सिमिलरली इस लोकेलिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पे बी पे इसके पास एक छोटा सा मैक्सिमम मिलेगा, और इस लोकेलिटी में जाएंगे तो इसके पास मान लीजिए कि सी पे इसके पास फिर से मिनिमम मिल रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोकल लेवल पे इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि हम इस ए के इर्द गिर्द ही किसी पॉइंट के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ए से इर्द गिर्द यानी कि इस पूरे पोर्शन में जो भी रियल नंबर आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इस पोर्शन के x के लिए a पर सबसे मिनिमम वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। अब मान लेते हैं कि इसको जनरली डिफाइन करना पड़े हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को, तो यहाँ पर हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन तैयार करने के लिए ये समझेंगे कि फंक्शन कैसा होना चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन, और जहाँ पर ए कोई एक नंबर है जो इसके डोमेन में है, और इसी ए पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की हम बात करने वाले हैं। तो ए जो होगा वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। कब कहलाएगा भाई? जब उसके नेबरहुड में ऐसा कुछ सीन हो। कैसा? कि इफ देयर एग्जिस्ट h ग्रेटर देन 0 सच दैट, हम कोई भी h ग्रेटर देन 0 लेते हैं सच दैट कि जो फॉर ऑल x belongs to a minus h, comma a plus h, जो f a की वैल्यू हो वो बड़ी हो f x से। आप इस बात को रियलाइज कर पा रहे हो क्या? इसको समझते हैं पिक्चर से। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आपने किया क्या कि लोकल मैक्सिमा कब कहलाएगा भाई? अब लोकल मैक्सिमा यहाँ पे है, तो मैं इस पे इंटरवल में बात करता हूँ। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया ए, तो ए से आप जितना भी छोटा से छोटा h यूनिट का लेंथ आगे बढ़ो या फिर h यूनिट का उतना ही लेंथ पीछे बढ़ो, जितना भी छोटा आप गैप रखना चाहो रख सकते हो। तो इस नेबरहुड में ए के आप जितना भी छोटा लेंथ आगे या पीछे बढ़िएगा, वहाँ पर आप अगर एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड कीजिएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कीजिएगा उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे, उन सभी वैल्यूज से एफ ए की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। और यही इस बात को मैथमेटिकली कहा जा रहा है कि जितने भी एक्स ए माइनस एच और ए प्लस एच से है, डजंट मैटर कि एच आप कितना भी छोटा स्मॉल कर लीजिए, कितना भी छोटा स्मॉल, कितना भी स्मॉल कर लीजिए, एच ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन कितना भी छोटा कर सकते हैं, तो उस केस में एफ ए की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी होगी। और इस तरीके से हमने लोकल मैक्सिमा को डिफाइन कर लिया। क्लियर है? तो जब लोकल मैक्सिमा को इस तरीके से डिफाइन किया, तो अब इसको हम कैसे
डेरिवेटिव के फॉर्म में इंटरप्रेट करेंगे ये भी समझेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि लोकल मिनिमा को जो डिफाइन कीजिएगा, सो यू कैन वेरी ईजिली डिफाइन इट, आई मीन यू कैन डिफाइन इट वेरी इजिली। कैसे भाई, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सिमिलरली a माइनस एच से a प्लस एच, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, एफ ए इज लेस देन एफ एक्स, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ से इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में, या फिर इस इंटरवल में आप कोई भी a लीजिएगा, तो उस a पे सबसे छोटी वैल्यू है इसके नेबरहुड की वैल्यू से। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का डेफिनेशन हमने लिख दिया। एक बात और, हम यहाँ पे ऐसा हमने लिखा कि ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मैं उसको भी लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ एंड लोकल मैक्स वैल्यू इज व्हाट, एफ ए, जो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंड लोकल मीन वैल्यू इज अगेन एफ ए। ऑलराइट, आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को समझा होगा कि कैसे हम डिफाइन करेंगे, एंड आप इसको मैच करा सकते हैं इस तरीके से। मैं बिल्कुल इसको मैं पॉलिश्ड लेक्चर में कभी भी संयम कोर्स या उत्साह कोर्स में मैंने पॉलिश्ड एक दो लेक्चर्स को छोड़ के, एक दो टॉपिक्स को छोड़ के कोई भी लेक्चर पॉलिश्ड नहीं है। फ्रॉम स्क्रैच जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रीपेयर्ड मटेरियल। मैं केवल क्लास से पहले, इस रिकॉर्डिंग से पहले इन सब पिक्चर्स को और इन सब हेडिंग्स को या टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को केवल मैं डाल देता हूँ, और वो भी कहीं किसी बुक के रेफरेंस से जो दिमाग में आता है वैसे ही। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बताने में सुविधा हो, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने में टाइम लगता है, बस यही कोई पर्पस होता है, बस बाकी और कुछ नहीं। और एनीवेज, तो आई होप कि मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ समझते हैं कि हम कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पे फंक्शन की लोकल मिनिमम और फंक्शन का लोकल मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हम ग्राफ पे जाएंगे, और इस ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उसको साइड में पेस्ट कर सकूँ, एंड देन आई कैन शो यू। सो कंट्रोल सी। तो हियर वी हैव, जो हमारे पास पिक्चर हमने देखा था अभी कुछ देर पहले, वो यहाँ पे है, और उसी के आधार पे हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको मैं FDT बोलता हूँ, ये देखें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम कैसे किसी फंक्शन के लोकल मीन और लोकल मैक्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये भी समझने का प्रयास करेंगे ग्राफिकली, इंट्यूटिवली कैसा कैसे काम करता है। तो यहाँ देखिए, आपने यहाँ देखा कि ए के पास लोकल मीन वैल्यू है, करेक्ट और नॉट? अगर आपने ग्राफ को ऑब्जर्व किया होगा केयरफुली, लोकल मीन। तो लोकल मीन को अप्रोच करने के लिए आप फंक्शन पे ज़रा विचार कीजिएगा। तो फंक्शन इधर के पार्ट में क्या था, डिक्रीजिंग, करेक्ट, और इधर के पार्ट में इंक्रीजिंग, करेक्ट। तो जब इधर के पार्ट में डिक्रीजिंग है, इधर के पार्ट में इंक्रीजिंग है, तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लेक्चर में ये सीखा होगा कि जब भी कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसमें, उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और जैसे इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल मीन जिस पॉइंट पे हो रहा है उससे पहले फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि x इक्वल्स टू ए एक ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ f' लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने वाला है। इतना तो तय है कि जहाँ भी लोकल मैक्स या लोकल मीन होगा वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तभी होगा जब वहाँ पे फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट हो वो फ्लैट हो, और जहाँ भी मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वहाँ पे फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे बिल्कुल फ्लैट है। तो dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप द टेंजेंट इज पैरेलल, और स्लोप द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ x एक्सिस, यानी कि स्लोप जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो 0 होना ही है। तो जहाँ भी फ्लैट टेंजेंट होगा वहाँ पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना तय है, यानी कि हर एक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना है। तो जो वैल्यू ऑफ f' a की बात होगी सब पे 0 होगी, तो इतना तो तय है।
अब ए के जस्ट पहले कैसा होना चाहिए, अगर ए के पहले वैल्यू ऑफ एफ डैश नेगेटिव आता है और ए के बाद पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, लोकल मीन, क्योंकि वैल्यू ऑफ यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये इस केस में डिक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो डिक्रीज करके इंक्रीज जाएगा, तो यानी कि ए पे इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू होना है, लोकल मीन। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो लोकल मैक्स हो जाएगा, अगर नेगेटिव से नेगेटिव ही रह जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं है अगर, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर पॉजिटिव से भी पॉजिटिव रह जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसका कैसा शेप हो सकता है, आपने एक्स क्यूब के ग्राफ को ऑब्जर्व किया होगा, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ लिया जिसमें फंक्शन का जो बिहेवियर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वो चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंस्टेंट पे 0 हो रहा है। तो मैथमेटिकली ये तो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे यहाँ पे 0 है इस फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन में। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस 0 से पहले इस फंक्शन का जो एफ डैश था वो पॉजिटिव था और 0 के बाद भी पॉजिटिव ही है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे फंक्शन का जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा है क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट के इर्द गिर्द, तो वह उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बाय द वे मैं बता दूं कि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उसे कहते हैं हम क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट। तो ए यहाँ पे क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट है। एक और चीज़ और कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो यही बात नहीं होती क्रिटिकल नंबर के डेफिनेशन के लिए, फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है उसको भी हम उसका क्रिटिकल नंबर या क्रिटिकल पॉइंट ही कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे फंक्शन का मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकली। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। Using first derivative test, find all the points of local maximum and local minima of the function f given by this। तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमें यूज़ करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, और उसके थ्रू हमें पता लगाना है कि इसका लोकल मैक्स और लोकल मिन क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस पहला स्टेप ये होगा कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यू विल गेट 12x क्यूब्ड प्लस 12x स्क्वायर्ड माइनस 24x एंड प्लस 0। तरीका क्या होना चाहिए, चूँकि हम हमेशा बात कर रहे हैं क्रिटिकल नंबर के इर्द गिर्द, तो हमें तो क्रिटिकल नंबर ढूंढना ही पड़ेगा ना। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि क्रिटिकल नंबर जब तक आप नहीं ढूंढेंगे, क्रिटिकल नंबर का मतलब क्या कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, जिस x पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो क्रिटिकल नंबर ढूंढना जरूरी है। इसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड करके उसको फैक्टर्ड फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ से हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो पहले मैं इसमें से 12x को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर्ड एंड देन दैट शुड बी 12x कॉमन ले तो x एंड देन माइनस 2 आई थिंक, यस। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो ये क्या मिलना चाहिए, x माइनस x प्लस 2 एंड x माइनस 1, 2x माइनस, यस, ये मिल गया एफ डैश एक्स। जैसे ही आप फैक्टर फॉर्म में लिखिएगा ना x को, इसको आप बिल्कुल ऐसे 1 अज्यूम कर लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिटिकल नंबर्स या फिर फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं एक्चुअली हमेशा कुछ नए तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स को अंडरलाइन करके बोलूँगा, बताऊँगा कि मैं क्रिटिकल नंबर ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भाई कि इस फैक्टर्ड एफ डैश एक्स के एक्सप्रेशन को हम 0 से इक्वेट करने वाले हैं। सो 12x टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 शुड बी 0, करेक्ट। और यहाँ से हमें मिलने वाला है x इज इक्वल टू 0, -2 एंड 1। जैसे में 3 क्रिटिकल नंबर्स मिले, हमारा कर्तव्य क्या बनता है अब कि हम ये देख पाएँ कि इस तीनों क्रिटिकल नंबर्स के इर्द गिर्द फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली पॉपुलर
साइन डायग्राम टेक्निक। तो पॉपुलर साइन डायग्राम टेक्निक क्या है भाई? नॉट पॉपुलर साइन डायग्राम टेक्निक, साइन डायग्राम। तो हमें लिख लेंगे साइन डायग्राम ऑफ एफ डैश एक्स। जो एफ डैश एक्स हमने निकाला है फैक्टर्ड फॉर्म में, उसके लिए हम साइन के बारे में विचार करने वाले हैं। क्या तरीका है इसका? वेरी सिंपल। जो भी हमारे पास क्रिटिकल नंबर्स आए हैं उन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे केवल बिछा दीजिए, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा? -2, देन आएगा 0, देन आएगा 1। अब इस तरीके से 3 क्रिटिकल नंबर्स हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 अलग अलग इंटरवल बन चुके हैं। एक तो है यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 0, 0 से 1 एंड देन 1 to इन्फिनिटी। टेक्निक क्या है? वेरी सिंपल। आप कोई भी एक इंटरवल लीजिए, जैसे मान लिया मैंने 1 से ऊपर के लिए कोई भी वैल्यू आप लेंगे और इस फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स में पुट कीजिएगा। तो मैंने मान लीजिए कि 2 पुट किया, तो विल गेट दिस x 12x इज पॉजिटिव, x + 2 इज पॉजिटिव एंड x - 1 will be positive when I put x equal to 2 in here। और वो कहाँ का नंबर था? 1 से ऊपर के लिए। इंटायरली ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ऑल्टरनेटिवली यहाँ नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। आप चाहें तो सभी इंटरवल्स में से नंबर्स को उठा के चेक कर सकते हैं। तो इस साइन डायग्राम में हमने पाया कि क्रिटिकल नंबर -2 के अराउंड आप अगर मूव करना चाहते हैं तो आप -2 से पहले अगर आप आएंगे तो फंक्शन कैसा मिलेगा? डिक्रीजिंग। और -2 के बाद अगर आप जा रहे हैं तो फंक्शन कैसा मिल रहा है? इंक्रीजिंग। यानी कि इस -2 पे हमें क्या देखने को मिलेगा? लोकल मिनिमा। सो ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का। और इस पॉइंट पे क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सो इस पॉइंट पे हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। और फिर से 1 पे क्या मिल जाएगा आपको? लोकल मिनिमा। ठीक है, तो हम इसको समराइज करेंगे यहाँ पे कैसे? लोकल मैक्स एट कहाँ x इज इक्वल टू केवल एक जगह है 0 पे, एंड लोकल मैक्स वैल्यू। सो लोकल मैक्स वैल्यू का मतलब है कि इस 0 को उठा के हम f के अंदर डालेंगे, दैट इज f0। तो फंक्शन आपको पता है क्या है? फंक्शन ये है, 0 डालिएगा तो मिलेगा 12, तो ये मिल गया 12। नाउ लोकल मिन, तो लोकल मिन हमें मिल रहा है 2 जगह, एट x इक्वल्स टू -2 एंड एट x इक्वल्स टू 1। एंड लोकल मिन वैल्यूज, लोकल मिन वैल्यूज जो मिलना चाहिए वो मिलेगा f at -2, f at -2, so f at -2 and f at 1। तो आप इसको फाइंड कर लीजिएगा कि मैं फाइंड करूँ। f at -2 का मतलब है कि हम यहाँ पे -2 डालने वाले हैं। इज़ वेरी एक्चुअली लेंदी। सो -2 to the power 4 दैट इज़ 16 × 48, दैट विल बी 44 आई बिलीव। मुझे एक्चुअली मुझे लग रहा है 44 होगा। नो एक्चुअली -2 डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस -20। तो मिनिमम लोकल मिन हो जाएगा -20 एक बार, और f1 डालेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 और 4 7 और 12 खत्म, 7 आएगा केवल। तो ये हो जाएगा f1 की वैल्यू 7। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से किसी फंक्शन का लोकल मैक्स या लोकल मिन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक इसको समझा होगा। अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इसका क्या तरीका है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम फंक्शन की मैक्सिमम लोकल मैक्स और लोकल मिन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दोनों में अंतर है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा काम करता है, मतलब कि किसी फंक्शन को आप केवल एक ही बार डिफरेंशिएट कीजिएगा और वहीं से आपको क्रिटिकल नंबर्स मिल जाएंगे, और क्रिटिकल नंबर्स के आधार पे आप साइन डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा फंक्शन के डेरिवेटिव का, और वहाँ से हम सीधे तय कर सकते हैं कि फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट्स पे आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद हम क्रिटिकल नंबर्स को ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन साइन डायग्राम हम नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर इट इज़ पर्सनल चॉइस। तो वैसे केस में हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी मतलब ले सकते हैं। या फिर समझिए कि एक ही तरह के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। ऑलराइट,
तो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसको मैं SDT बोलता हूँ, तो वो क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव तो a पे 0 होना ही है, तभी तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा, तो f' तो 0 होगा ही। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और जो क्रिटिकल नंबर्स हैं उन्हीं क्रिटिकल नंबर्स को उस सेकेंड डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो अगर f'(a) लेस देन 0 आता है तो कहा जाएगा कि उसके पास a पे लोकल मैक्सिमा है और उसके लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो fa होगी। फिर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कहेंगे लोकल मिनिमा है और लोकल मिनिमम वैल्यू fa हो जाएगी। एंड अगर 0 आ जाए फिर से f'(a) तो हम कहेंगे इनकंक्लूसिव, और यहाँ हम सीधे चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। मतलब ये कि अगर 0 आता है f'(a) की वैल्यू, तो उस कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कर रहे हैं वो कंक्लूजन नहीं दे रहा है। तो हम कहेंगे कि अच्छा कंक्लूजन नहीं दे रहा तो क्या करेंगे अब, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो होना चाहिए, तो कहाँ जाएंगे अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। जनरली जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, बट आई रिकमेंड कि जैसा आपको सजेस्ट किया गया है NCERT सिलेबस के आधार पे वैसे ही आप फॉलो कीजिए। लेकिन इतना होता ही है कि जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 हो तो वहाँ पे लोकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। लेकिन फिर भी अगर आप डाउट में हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाइए और वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि उस पॉइंट पे इनफैक्ट क्या साइन ऑफ f' पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव रह रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अवश्य ही होगा। तो इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। बाय द वे, हम आखिर में इसको ऐसे मैंने बता दी कि ये होता है थियोरेटिकली, लेकिन ग्राफिकली कैसे समझेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैंने कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया लाइक दिस, लेट मी ब्रिंग इट अ लिटिल डाउन, ओके, और हमने कहा कि इस पॉइंट पे इसके पास लोकल मैक्सिमा है, करेक्ट। अब इस लोकल मैक्सिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे वर्क करना चाहिए, आप ध्यान समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर f'(a) जो f'(x) जो है वो बताता है टेंजेंट का स्लोप, और उसका डेरिवेटिव क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, करेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, क्योंकि स्लोप का एक्सप्रेशन होता है f'(x) और उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो किसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के जस्ट बाद वो स्लोप उसका मतलब घट रहा है। तो स्लोप उसका जब घटेगा इसका मतलब अब ग्राफ नीचे आएगा ना कि अब ऊपर जाएगा, इसका मतलब उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया। अगर आप टेंजेंट्स को यहाँ पे आप ड्रॉ करके देखेंगे, यहाँ पे कोई टेंजेंट ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, या फ्लैट है, और f'(a) का मतलब f'(a) में चेंज आना है, तो इसका स्लोप यहाँ पे फ्लैट है और उसमें चेंज आप नेगेटिव देख रहे हो, यानी कि नेगेटिव देख रहे हो तो आप स्लोप को ऐसे ड्रॉ करना होगा ना, इसका मतलब उसके जस्ट बाद जो ग्राफ है उसने घटना शुरू किया है। इसलिए f'(a) अगर नेगेटिव है तो फंक्शन ने मैक्सिमम अटेन किया होगा, और अगर f'(a) पॉजिटिव होगा ऑन कॉन्ट्री लाइक दिस, तो उस केस में फंक्शन ने मिनिमम अटेन किया होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन हैव गिवन बाय दिस। तो x बिलोंग्स टू 0 to 2 है, यानी कि जो भी x हम यहाँ पे f'(x) के लिए 0 करके फाइंड करने वाले हैं वो 0 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो पहले तो हम यही करेंगे ना कि f'(x) फाइंड कर लें, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट हमें क्रिटिकल नंबर फाइंड करना है, क्योंकि क्रिटिकल नंबर पे ही हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। तो हो जाएगा कोसाइन x प्लस साइन x। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या 0 से इक्वेट, तो यहाँ मैं सीधे लिख दूँ फॉर f'(x) इज इक्वल टू 0, यानी कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल नंबर से क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम ढूंढ रहे हैं भाई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। तरीका क्या होना चाहिए, हम सीधे लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव कोसाइन x, या फिर tan x इज इक्वल टू -1।
अब यार सोच के बताइए कि 0 से 2 पाई के बीच में x की कौन कौन सी वैल्यूज़ पे tan x की वैल्यू -1 होती है। आप पहले ये तय कीजिए कि tan x एक्चुअली नेगेटिव कब कब होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, tan x नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई -π/4 दैट इज 3π/4 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई -π/4 दैट इज 7π/4। तो ये दो भाई साहब हमें क्रिटिकल नंबर्स मिल चुके हैं। अब इन क्रिटिकल नंबर्स पे आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि किस पे लोकल मैक्स होगा, किस पे लोकल मिन होगा, लेकिन आपको तो करना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि हमें इस फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब एफ डैश एक्स को आप फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एंड व्हाट यू आर गेटिंग नाउ इज व्हाट नेगेटिव साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स। अब जो क्रिटिकल नंबर्स मिले हैं उन पे हम इस एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एफ डबल डैश 3π/4 तो हो जाएगा नेगेटिव साइन 3π/4 एंड प्लस कोसाइन 3π/4। अब देखिए जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट ही कीजिए, क्योंकि हमें तो साइन से मतलब है। साइन मतलब SIGN, चिन्ह से मतलब है कि फाइनली ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन 3/4 का मतलब है कि साइन किस एंगल के लिए बात की जा रही है, 3/4 यानी कि कौन से किस क्वाड्रेंट वाले एंगल के, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ओवरऑल ये जो पोर्शन है तो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है। ऑलराइट, एंड कोसाइन 3/4 की वैल्यू क्या होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर से नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव आ गए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आप करके भी देखते तो साइन 3/4 की वैल्यू क्या आएगी, इस 1/√2 एंड कोसाइन 3/4 की वैल्यू अगेन नेगेटिव 1/√2, सो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो 1/√2 अगेन। और अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यू विल गेट 2/√2 दैट इज √2 नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया, यानी कि हमने ये पाया कि एट 3π/4 क्या होना चाहिए, एट 3π/4 लोकल एट x इक्वल्स टू 3π/4 दैट इज लोकल। देखिए ऊपर रेफरेंस लीजिए, क्या होगा, अगर लेस देन 0 है तो लोकल मैक्स, वेरी सिंपल। और लोकल मैक्स वैल्यू क्या होगा भाई, लोकल मैक्स वैल्यू इज f एट 3π/4, यानी कि फंक्शन की वैल्यू को ही फाइंड कर लेंगे 3π/4 पे। तो यहाँ पे डालिए 3π/4, साइन 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 and cosine 3/4 की वैल्यू होगी नेगेटिव 1/√2, so you'll add them, so you'll get 2/√2, so answer should be √2। तो ये हो गया लोकल मैक्स। अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला जो आया है उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो लेट्स सी इट। तो अब हम देखने वाले हैं क्या एफ डबल डैश एट 7π/4, 7π/4 यानी कि हम रखने वाले हैं नेगेटिव साइन 7π/4 एंड देन प्लस कोसाइन 7π/4, करेक्ट। तो यहाँ आप देखिए साइन 7π/4 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होनी चाहिए व्हाट इट इज़ नेगेटिव 1/√2, और ये पहले से नेगेटिव है दैट इज पॉजिटिव 1/√2। और कोसाइन 7/4 यानी कि कोसाइन 7/4 आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कोसाइन 7π/4 की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव 1/√2। तो ये दोनों मिल के बन जाएंगे पॉजिटिव √2। और यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव √2 आया था, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव √2, ये आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी कि एट हम क्या देख रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 7π/4 वी आर गेटिंग देयर इज लोकल मिनिमा। तो सेकेंड वेव टेस्ट आ रहा है एंड द लोकल मीन वैल्यू जो हम ढूंढना चाहते थे वो क्या है, f एट 7π/4। तो ये वैल्यू होनी चाहिए 0 आई थिंक, जब आप इसे पुट कीजिएगा तो साइन 7π/4 इज नो नॉट 0, एक्चुअली साइन 7π/4 इज नेगेटिव 1/√2 और ये ओके, तो ये हो जाएगा नेगेटिव √2। तो लोकल मीन आ गया नेगेटिव √2। और वैसे भी आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा
तो इस तरह के फंक्शंस का लोकल नॉट लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करना जानते हो। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√2 और मैक्सिमम वैल्यू होती है √2, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से भी ये पता लगा सकते हैं कि लोकल मैक्स और लोकल मिन कहाँ होगा किसी फंक्शन का। अब बात आती है एब्सोल्यूट मैक्स एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन का। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि हम अगर किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करें, सपोज कीजिए कि फंक्शन पूरा डिफ़ाइन है, सपोज कीजिए कि मैंने लिया डोमेन एंड डोमेन टू रेंज, लेट मी नॉट राइट लाइक दिस, ओके। सपोज कीजिए मैंने कोई फंक्शन लिया f डिफाइंड इन इंटरवल, और इंटरवल है i, और i जो है वो बना है दो क्लोज्ड इंटरवल से जिसमें दो वैल्यूज हैं a एंड b। इसको मैं नीचे कर दूँ, ओके। तो इसमें a और b से अगर ऐसा बना हुआ है इसका डोमेन, तो हम फंक्शन का जो फाइंड करेंगे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। हालांकि यहाँ पे हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी फाइंड करेंगे जो a और b के बीच में अंदर में लाई करते हो नंबर्स उस पे। लेकिन अगर कहा जाए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड कीजिए, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या वाकई में क्लोज इंटरवल का डेफिनेशन रखता है अपने पास। अगर आपके पास क्लोज इंटरवल पहले से गिवन है, इसका मतलब समझ जाना है कि आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तरीका क्या है? इज़ वेरी सिंपल। आपके पास अगर मान लीजिए कोई ग्राफ में अगर ऐसा दूँ, आपसे पूछूं कि फंक्शन केवल इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ही डिफाइन है, तो आपका पूरा जवाब क्या होना चाहिए कि हम यही करेंगे। मान लीजिए कि मैंने इसको बी को यहाँ ना रख के मैंने यहाँ पे रख दिया, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक ही डिफाइन है, तो आप यही कहोगे ना कि ए पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है और एक बी पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप कर क्या रहे हो, इनफैक्ट जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आप दिख रही हैं ए और बी जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, उस पे वैल्यूज आप फाइंड करो और साथ साथ क्रिटिकल नंबर पे वैल्यू फाइंड कर रहे हो, और इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो कहलाएगा इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल के लिए, और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यही तरीका है इसको करने का। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे, और उसके बाद हम गाइडलाइन भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन को हमें फाइंड करना है कि बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि जो इंटरवल गिवन है वो इंटरवल क्लोज्ड है। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द लो एब्सोल्यूट मैक्स एंड एब्सोल्यूट मीन। क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल नंबर। इन एवरी केस सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्रिटिकल नंबर। तो यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो कि 12x क्यूब, देन 24x टू द पावर 2, देन 24x माइनस 48। क्या कॉमन आएगा यहाँ से? 12 कॉमन आ सकता है, ये हो जाएगा x क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस व्हाट 4। अब जरा देखिए, बहुत ही सुंदर फैक्टर होने वाला है। यहाँ से इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस 2, और फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 2 अगेन, एंड व्हाट वी आर गेटिंग नाउ इज x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2। क्रिटिकल नंबर आपने देखा क्या मिला, क्या मिलेगा? आप इस सीधे इक्वेट कीजिएगा f डैश x को 0 से, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 12 टाइम्स x square plus 2 times x minus 2 is 0, and we are getting x equals to 2, correct or not? केवल एक ही नंबर है क्रिटिकल नंबर 2, क्योंकि x square plus 2 is always positive। अब क्या करना चाहिए था हमें? इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं करना है। हमें सिंपली ये करना है कि जो नंबर मिला है क्रिटिकल नंबर, उस पे फंक्शन की वैल्यू, और जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं उस पे उस पे फंक्शन की वैल्यू, इन तीनों को फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे स्पेस है। सो f हमने क्या फाइंड किया? f एट 0 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 25। देन f एट 3, ये मिल जाएगा आपको, नॉट 3, लेट्स से एट 2 आई एम फाइंडिंग।
तो एफ एट 2 जो क्रिटिकल नंबर मिला है उस पर, तो 2 पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 प्लस 48 माइनस 96 एंड देन प्लस 25, जो भी आंसर आएगा ये हो जाएगा 48 प्लस 48, 96 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, नेगेटिव 64 प्लस 25, कितना होना चाहिए, नेगेटिव 64 प्लस 25 इज गोइंग टू बी नेगेटिव 31 आई बिलीव, और एफ एट 3, सो एफ एट 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 16, मैं इसको चेक भी किया, अगर मेरा ये कैलकुलेशन सही है तो ये 16 आना चाहिए। तो आपने देखा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी -31, सो मिन इज -31 एंड द मैक्स इज 25। ऑलराइट, तो ऐसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिन हम फाइंड करते हैं किसी फंक्शन के लिए। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में गिवन है तो यही तरीका है। गाइडलाइंस क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्स फाइंड करने का, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स, देन फाइंड कीजिए क्रिटिकल नंबर्स, एंड फाइंड क्रिटिकल नंबर्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा। अगर मान लीजिए कि एफ डैश एक्स 0 हमें देता है क्या, सपोज कीजिए अल्फ़ा बीटा, ये दो नंबर दिया, और ये फंक्शन डिफाइन कहाँ था, लेट फंक्शन बी डिफाइंड एट ओके ऑन और इन वट एवर, हमने लिख दिया ए टू बी, अगर ये डिफाइंड है और ये चीज़ें हमने फाइंड कर ली, तो हमें अब क्या करना होगा, थर्ड में ये जो नंबर्स मिले हैं अल्फ़ा बीटा जो क्रिटिकल नंबर्स के फॉर्म है और ए बी है, तो हमें फाइंड करना होगा चारों चीज़ें, एफ ए, एफ बी, एफ अल्फ़ा एंड एफ बीटा। ये सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद जो इनमें से मैक्स होगा वो हो जाएगा मैक्स। चौथे में भी ये कंपेयर कर लेंगे, द मैक्स अमंग the values in step 3 is absolute max value and the min among the values step 3 is absolute min। आप समझ चुके हो, यही गाइडलाइन है एब्सोल्यूट मैक्स ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट मिन ऑफ फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप आई होप कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6F में जैसा मैंने बताया कि हम करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड कीप डूइंग मैथमेटिक्स विथ उत्साह। थैंक्स।